हाय गाइस, तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। ये इस वक्त बहुत ही नशे में होती है और गिरते पड़ते हुए किसी और के कमरे में आ जाती है। यहाँ एक बंदा होता है, इसे देखकर ये कहती है कि तुम कितने क्यूट हो और कहती है कि तुम वही मेल मॉडल हो ना जिसे होटल वालों ने मेरे लिए अरेंज करा है। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और कहता है कौन मेल मॉडल और तुम मेरे कमरे में किसके इजाजत से आई हो। लेकिन ये तो इसे जबरदस्ती अपने तरफ खींचती है और इसके साथ रोमांटिक होने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर मैट को देखते हैं जो कि उसी ब्यूटीफुल लड़की के होने वाले फियांसे है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की स्टेप सिस्टर आती है और इसे सेड्यूस करते हुए कहती है कि क्लारा तो अभी होटल रूम में उस अनजान शख्स के साथ होगी, उसका अच्छा खासा नाम बदनाम होने वाला है। मिस्टर मैट इसे कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने ये जो चाल चली है, इस चाल के बाद मुझे बहाना मिल जाएगा उससे एंगेजमेंट ना करने का और फिर मैं अपना एंगेजमेंट उससे तोड़ दूंगा और इसके बाद डार्लिंग मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लारा को देखते हैं। ये सुबह सुबह बेड से उठती है, तभी यहाँ पर ये बंदा इससे दोबारा से टकराता है। ये कहती है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे इंसिडेंट समझकर भूल जाना और तुम मॉडल या वेटर जो भी हो, मैं तुम्हें पेमेंट करती हूँ। अजीब बात तो ये होती है कि ये भी इसे पेमेंट करने वाला होता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि होटल वालों ने इसके लिए मॉडल अरेंज करी है। दोनों लोग ही गलत फहमी में होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन दरअसल ये सब तो स्टेप सिस्टर का गेम होता है। वो मैट के साथ एंगेजमेंट यानी कि शादी करना चाहती है, इसीलिए वो इसका एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पर इसके डैड का कॉल आता है और इसके डैड इसे बहुत डांटते हैं, उल्टा सीधा सुनाते हैं कि तुम किसी और मैन के साथ कैसे सो सकती हो। सिटी में सभी को इसके बारे में पता चल गया। इस वक्त तुम कहाँ हो, जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर पर आओ। इसके बाद ये फोन पर न्यूज चेक करती है और किसी ने इनकी तस्वीर अपलोड करी होती है। ऐसा देखकर ये घबराते हुए यहाँ से जाती है। वेल, अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मिस्टर कॉलिन है। इनका सेक्रेटरी इन्हें कॉल करके कहता है कि 3 साल पहले जिस बंदी ने आपकी जान बचाई थी उसके बारे में पता चल गया है। ये पूछता है कि कहाँ है वो, तो ये सेक्रेटरी उसका नाम बताता है कि उसका नाम क्लेरा है और वो हिज फैमिली की डॉटर है। मैं अभी आपको उसकी तस्वीर भेजता हूँ। और जब ये बंदा उसकी फोटो देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदी होती है जो अभी अभी इसके साथ इंटीमेट हुई होती है। और अब ये अपने सेक्रेटरी को कहता है कि हिज फैमिली ने जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा है उसमें तुरंत ही 500 मिलियन इन्वेस्ट करवाओ और स्पेशली क्लारा को गेस्ट की तरह ट्रीट करना। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये सब उनके लिए सरप्राइज है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लेरा को देखते हैं जो कि घड़ी की तरफ आ रही होती है और तभी यहाँ पर इसका एक्स फियांसे यानी कि मिस्टर मैट और साथ ही में इसकी स्टेप सिस्टर दोनों लोग इसे यहाँ पर बोली करते हैं। ये इन दोनों को साथ में देखते ही कहती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो मिस्टर मैट कहते हैं कि हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत तो तुम्हें है। जरा हमें भी बताओ कि कल रात को किसके साथ तुम अपना मुंह काला कर रही थी। तुम तो न्यूज की ट्रेंडिंग टॉपिक में छाई हुई हो, तुम्हें तो मजा आ रहा होगा। एक तरफ इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम मिस्टर मैट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, कल रात भर मैंने इन्हें कंसोल करा है, ये कल रात को कितना ज्यादा हर्ट हुए थे तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ये कहती है कैसे कंसोल करा है, हाथों से, दिल से या फिर बॉडी से। तो ये कहती है मिस्टर मैट देखिए ना ये मुझे कैसे बुली कर रही है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। एक तो उल्टी सीधी न्यूज छपी हुई है और दूसरी तरफ अब तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। मुझे डर है कि तुम लाइफ टाइम सिंगल ना रह जाओ। लेकिन ये कहती है कि तुम गलत हो, किसने कहा कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। और यही बगल में माइनिंग वर्कर होते हैं, उसके पास आकर कहती है कि मुझे घर, गाड़ी, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी। तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कॉलिन है। ये इसे अभी पहचान नहीं रही है। ये लोग इसे कहते हैं कि अब तुम एक माइनिंग वर्कर से शादी करोगी। ये इसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें हर साल 1 मिलियन युवान दूंगी। जब ये बंदा सन पड़ चुका होता है तभी यहाँ पर मिस्टर मैट कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तो ये कहता है किसने कहा कि कोई शादी नहीं करेगा, मैं करूँगी शादी, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ऐसा सुनने के बाद ये कहती है ओके हबी, तो चलो हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। इसके बाद ये लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं।
यहाँ पर ये इससे कहता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझसे शादी करके तुम्हें पछतावा नहीं फील हो रहा। ये कहती है नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पास घर गाड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें मेरे लिए उतनी मैटर नहीं करती। तुम हाउस हस्बैंड बन के रहना, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम केयर करूंगी। ये इसे कहती है कि हिज फैमिली जो अपने बिजनेस पर इतना ज्यादा इतरा रही है वो मेरी मम्मा की हार्ड वर्क है और उनकी हार्ड वर्क का नतीजा है कि सब आज ऐशो आराम से रह रहे हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और सारी चीजें वापस लेकर रहूंगी। ये कहती है फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ काम है तो मैं काम करने के लिए जाती हूँ, तुम भी अपना काम निपटा लो। इसके जाने के बाद ये जब यहाँ से बाहर निकलता है तभी सेक्रेटरी यहाँ पर लग्जरियस कार लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर कॉलिन, क्लारा की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। अभी तुरंत ही एंगेजमेंट कैंसिल हुई है और अब तुरंत ही उससे शादी कर लिए। ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो गई क्या इस वजह से आपकी रेपुटेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? लेकिन मिस्टर कॉलिन कहते हैं कि मेरी इतनी चिंता करना छोड़ दो। सेक्रेटरी कहता है वेल, मुझे एक बात पता चली है कि क्लारा की जो इतनी रेपुटेशन खराब हो रही है उसके पीछे उसकी स्टेप सिस्टर का हाथ है। और साथ ही साथ वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर हेड और क्लारा की स्टेप सिस्टर दोनों लोग रोमांस कर रहे होते हैं। मिस्टर कॉलिन ये वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि 500 मिलियन युवान का जो इन्वेस्टमेंट है उसे तुरंत कैंसिल करो। हिज फैमिली बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है कि वहाँ पर हम इन्वेस्ट करें और ये जो वीडियो है ये क्लारा को भेजो, उसे सभी लोग मिलकर बहुत बुली कर रहे होंगे तो ये उसे थोड़ा सा हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन में हम क्लारा की फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर और उसके डैड होते हैं। ये सभी लोग मिलकर परेशान हो रहे होते हैं कि मिस्टर कॉलिन 500 मिलियन युवान इतने बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट को कैंसिल क्यों कर दिया। तो इसकी स्टेप मदर कहती हैं कि ये सब सिर्फ क्लारा की वजह से हो रहा है, उसने ऐसी गंदी हरकत ना करी होती तो आज ये ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक नहीं बनता, जिसकी वजह से वो लोग ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करते। जब यहाँ पर क्लारा आती है तो उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। ये कहती है मैंने क्या करा है, आप मुझ पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते। तो ये कहते हैं तुम्हारी वजह से मिस्टर कॉलिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिए, सिर्फ तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से, और साथ ही साथ तुम्हारी रेपुटेशन भी बर्बाद हुई। अब बताओ जरा कौन बंदा तुमसे शादी करेगा। तो ये कहती है मैंने शादी कर ली है। ये सुनने के बाद इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मुझे सच में बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम उस माइग्रेंट वर्कर के साथ शादी कर ली। इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम। यहाँ पर जब इसकी स्टेप मदर ये सुनती है कि वो माइग्रेंट वर्कर है तो वो हंसने लग जाती है। इसके डैड कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी रिच फैमिली की डॉटर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें मेरी रेपुटेशन की बेफिक्र नहीं है क्या। तो ये कहती है कि जिस दिन से आप इस औरत को इस घर में लाए और साथ ही साथ में उसकी बेटी, उसी दिन से आपने मेरे लिए कभी भी डैड का फर्ज निभाया ही नहीं। ऐसा सुनने के बाद ये दोनों माँ बेटियाँ हड़क जाती हैं और कहती हैं देखिए जी ये आपको हम लोगों के लिए भड़का रही है। क्लारा कहती है थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मर्दों को सिर्फ सेड्यूस करना जानती हो और कोई टैलेंट तो है नहीं तुम दोनों में। ऐसा सुनकर इसकी मम्मा रोने का नाटक करने लग जाती हैं। ऐसा देखने के बाद इसके डैड कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि तुम अभी भी बच्ची हो, मुझे लगा था कि तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, तुम अपनी स्टेप मदर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इसके डैड जब दोबारा से इसके ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं तो ये हाथ पकड़ लेती है। ये कहती है भूलिए मत कि आप जिन चीजों पर पल रहे हैं वो सारी मेरी मम्मा की मेहनत का फल है। आज आप लोगों के पास जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मेरी मम्मा को बिलोंग करता है और हिज फैमिली की रियल औलाद भी मैं ही हूँ। ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। बाहर आती है तो देखती है कि इसकी स्टेप सिस्टर ने इसकी कार का हुलिया बिगाड़ दिया होता है और इसीलिए ये अपना कार क्लीन करवाने के लिए लाती है। इत्तेफाक से यहाँ पर मिस्टर कॉलिन भी अपनी कार को क्लीन करवाने के लिए लाए हुए होते हैं। कार ऐसी वैसी नहीं बल्कि रोल्स रॉयस होती है। यहाँ पर जो मैकेनिक होता है वो मिस्टर कॉलिन से कहता है कि आपकी कार वॉश हो गई है तो मैं अभी आपके लिए इसकी चाबी लेकर आता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर क्लारा आ जाती है और कॉलिन को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तभी मैकेनिक आकर मिस्टर कॉलिन कह देता है। ये हैरान हो जाती है कि ये तुम्हें मिस्टर कॉलिन क्यों कह रहा है, लेकिन ये मैकेनिक को आंख मारकर नाटक करने के लिए कहता है और कहता है सर वो तो मिस्टर कॉलिन की कार वॉश होकर जा चुकी है तो मिस्टर कॉलिन का अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये समझ जाती है और मैकेनिक भी कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है, मैं तुम्हें आज अच्छी पेमेंट दूंगा। बाद ये कहती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये कहता है मैं ईगल विला में रहता हूँ। तो ये कहती है ईगल विला जहाँ वो रिच लोग रहते हैं। तो वो कहता है नहीं उसके पास में ही रहता हूँ। ये कहती है हाँ रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरा कार वॉश हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगी। इसके जाने के बाद ये अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि 1 मिनट के अंदर जल्द से जल्द
ईगल विला के पास में मेरे लिए एक अपार्टमेंट खरीदो। जब ये इसे यहाँ लेकर आती है तो ये कहता है यहाँ लड़के ज्यादा रहते हैं तो ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक कप कॉफी तो पिलाओ, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी। बेचारा पहली दफा इस अपार्टमेंट में आता है और इसे मालूम ही नहीं होता कि इसका रूम नंबर कौन सा है। ये परेशान हो रहा होता है कि सेक्रेटरी ने अभी तक रूम नंबर क्यों नहीं सेंड करा मुझे। ये इसे कहती है कि ये अपार्टमेंट देखने में कितना सुंदर है। ये कहता है कि ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है, मैं अपने कजन के साथ में रहता हूँ। इससे रूम वगैरह तो मिल नहीं रहा होता है और ये भी परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और ये कहती है देखो यही मेरा कजन है, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हारा कजन नहीं हूँ। ये कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि दिमाग से थोड़ा क्रैक है। इसके बाद ये इसे डॉक्टर का कार्ड देता है और कहता है कि भाई टाइम पर अपना चेकअप करा लेना। ऐसा कहकर यहाँ से भागता है। जब ये कार्ड पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि ये तो मेंटल हॉस्पिटल का चेकअप कराने के लिए बोला है। और फिर ये गुस्से में कहता है कि तुम पागल, तुम्हारी फैमिली पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। बात ये इसे कहती है कि वेल एक और बात, कल मेरी ग्रैंड मदर की 70th बर्थडे पार्टी है तो फॉर्मल कपड़े पहनना और आना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ मैं जरूर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बर्थडे पार्टी में आता है और यहाँ पर क्लारा की स्टेप मदर को देखकर कहता है कि हेलो ग्रैंड माँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ग्रैंड माँ नजर आती हूँ, मैं इसकी स्टेप मदर हूँ। तो ये कहता है माफ करिएगा, अब ग्रैंड माँ जैसी नजर आती है। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ आती है और यहाँ पर स्टेप सिस्टर ग्रैंड माँ से कहती है कि देखिए ना, मेरी बहन ने यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को ले आया है। भले ही वो उसका हस्बैंड है, लेकिन हमारे साथ उठने बैठने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब यहाँ पर ये अपनी स्वीट वाइफ से कहता है कि पूरी की पूरी हेस फैमिली तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा मीन है, कोई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझता है। ये कहती है ये सब छोड़ो, ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, नहीं तो मुझे घर से लात मार के निकाल दिया जाएगा। ये लोग होटल के अंदर आते ही है कि तभी इस होटल का जो मैनेजर होता है वो मिस्टर कॉलिन को पहचान लेता है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि ये पूरा का पूरा होटल मिस्टर मैट ने नहीं बल्कि मिस्टर कॉलिन ने बुक करा है और वो यहाँ पर उसका वेलकम करने लग जाते हैं। इसकी वाइफ हैरान होकर पूछने लग जाती है कि ये लोग तुम्हें मिस्टर कॉलिन क्यों बुला रहे हैं। ये कहता है नहीं नहीं, इनसे कोई गलती हो गई होगी और फिर ये उन लोगों को इशारा करता है कि अपना मुंह बंद रखो। और इसके बाद मैनेजर सोचने लग जाते हैं कि शायद ये अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टेबल पर बैठकर सभी लोग मिस्टर मैट की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि रिच भी है। यहाँ पर ग्रैंड माँ क्लारा से कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि तुम्हें इस वर्कर के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम ऐसे गरीब के साथ नहीं रह सकती और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो मेरा सन इन लॉ बने। मैं सिर्फ मिस्टर मैट जैसे इंसान को ही अपना सन इन लॉ मान सकती हूँ। ये कहती है कि ग्रैंडमा मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप मुझे ऐसा कुछ कहेंगी। मैं आपको बता दूं कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम दोनों ने शादी कर दी है। तो इसके बाद ये चेक निकाल कर देती है जो कि 1 मिलियन यूवोन का होता है और कहती है ये लो चेक और मेरी बेटी को छोड़ दो, इसे डिवोर्स दे दो। ऐसा देखने के बाद ये कहता है सिर्फ 1 मिलियन यूवोन। तो मिस्टर मैट कहते हैं कि तुम कितने लालची इंसान हो, तुम्हें और पैसे चाहिए। मैं जानता था तुम जैसे भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये कहता है कि मेरी नजर में क्लारा तो प्राइसलेस है, आप लोग उसकी बोली इस तरह से कैसे लगा सकते हैं। इसकी ग्रैंड माँ कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो फालतू के बकवास मत करो। क्लारा ने जो हरकत करी है उसकी वजह से इस फैमिली को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिस वजह से हमें ½ बिलियन यूवोन का लॉस हुआ। कह रही है कि आपको लगता है कि मैंने घिनौना काम करा है, जैसे आप लोगों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला तो आप लोगों को स्नो और एड्रियन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। स्नो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो। मिस्टर मैट कहते हैं कि जब से मुझे पता चला है कि तुमने मुझे चीट करा है उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी आंखों में रिग्रेट नहीं देखा। तुम इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी शान से चलती हो और कितना ब्रेवरी तुमने किसी भिखारन को पकड़ के शादी भी कर ली। तुमने एक भी बार मेरे सामने बैठकर माफी नहीं मांगी और न ही अपनी गलती एक्सेप्ट करा कि तुमने मुझे चीट करा है। कहती है कि तुम लोगों ने गलती कर दिया मुझे इस पार्टी में बुलाकर, और पार्टी में बुलाया तो बुलाया, ऊपर से दिमाग भी खराब करा। तो चलो अब तुम लोग अभी थोड़ा दिमाग खराब करा जाए। ये यहाँ पर एक वीडियो ऑन करती है जिसमें मिस्टर मैट उसकी स्टेप सिस्टर के साथ अच्छा खासा रोमांस कर रहे होते हैं और इसका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका होता है जो कि ये यहाँ पर दिखा रही होती है। ऐसा देखने के बाद सभी लोग शर्मा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मिस्टर मैट का ये चेहरा तो हमने देखा ही नहीं था। इसके बाद ग्रैंड माँ इन दोनों से सवाल करती हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और ये लोग अपना बहाना मारी रहे होते हैं कि तभी वेटर आकर कहता है कि मिस्टर कॉलिन की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज है
और यहाँ पर ढेर सारे तरह तरह के डिशेस आते हैं और बहुत ही महंगी वाइन्स आती है। ग्रैंडमा ये सब देखकर कहती है कि मिस्टर कॉलिन कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने अच्छे डिशेस अरेंज कराए हैं हमारे लिए। और तभी स्नो कहती है कि मिस्टर कॉलिन को कोई शौक नहीं पड़ा है हमारे लिए ये सब करने का, वो तो मिस्टर मैट है जिसका उसके साथ रिलेशन है, इसीलिए वो हमें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक तरफ मनी मन में ये सोच रहा होता है कि मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, और मनी मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो कुछ ऐसा डिश वगैरह अरेंज करने के लिए भी नहीं कहा था, और न ही मिस्टर कॉलिन की मुझसे कोई बातचीत हुई है। ये कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, ये सब मैंने ही अरेंज करा है। मिस्टर कॉलिन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उन्हें हमें इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और तभी यहाँ पर जो रियल वाले मिस्टर कॉलिन होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम सच में मिस्टर कॉलिन के अच्छे दोस्त हो? तो ये कहता है कि तुम तो माइग्रेंट वर्कर हो, तुम क्या ही जानोगे अमीरों की दोस्ती के बारे में, और तुम तो लाइफ में पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में और इतना महंगा डिश देख रहे होगे, तो तुम्हें तो ये सब चीजों को एंजॉय करना चाहिए। वेल, यहाँ पर वेटर दोबारा से आता है पेमेंट कराने के लिए, और वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम पेमेंट ही अलाउ है, जो कि द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सभी के लिए नहीं है। तभी स्नो कहती है कि हाँ मिस्टर मैट यहाँ पर बहुत ही रिच हैं, उनकी नेटवर्थ बहुत ही ज्यादा है, और वो तो मिस्टर कॉलिन के फ्रेंड भी हैं, तो हाँ वो ये पेमेंट कर सकते हैं। और जब वो यहाँ पर मशीन लेकर आता है और जब इसका फिंगरप्रिंट चेक होता है अकाउंट के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी मैच ही नहीं हो रही है इस स्टेट फीस से। वेल, ये यही मशीन मिस्टर कॉलिन के पास लेकर आता है तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है, और सभी लोग ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इस मशीन की वेरिफिकेशन को कैसे पास कर सकता है, ये तो मिडिल क्लास से भी नीचे में आता होगा। इसकी वाइफ कहती है कि आखिर क्या मैटर है, तुमने वेरिफिकेशन कैसे पास कर लिया? ये कहता है कि घर चलकर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। मिस्टर मैट कहता है कि इम्पॉसिबल बाबा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वेटर से कहता है कि ये एक माइग्रेंट वर्कर है और इसके फिंगरप्रिंट से आपकी मशीन की वेरिफिकेशन पास कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है, शायद आपकी मशीन में कोई खराबी है। ये कहता है कि हमारा मशीन हर दिन अपडेट होता रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मशीन खराब हो। अब जब ये दोबारा से आकर अपना फिंगरप्रिंट चेक करता है तो फिर वेरिफिकेशन पास हो जाता है, और फिर ये कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मशीन में प्रॉब्लम है, तुम जाओ अपनी मशीन चेक कराओ, खामखा यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हो। इसके बाद ये लोग अपना मील एंजॉय करते हैं, और तभी मिस्टर मैट ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें बताता है कि मिस्टर कॉलिन मेरे साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और 2-3 साल के अंदर हम बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं उसकी सक्सेस के लिए। और तभी मिस्टर कॉलिन, जो कि यहाँ पर फेक माइग्रेंट वर्कर बनकर आया हुआ है, ये मिस्टर कॉलिन किसी को कॉल करके कहते हैं, पार्क वाला कॉन्ट्रैक्ट फटाफट से कैंसिल करो। तो मिस्टर मैट उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, भला तुम्हारे कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हो जाएगा? स्नो भी कहती है कि डेविस फैमिली और कॉलिन फैमिली के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो भला वो तुम कैंसिल कैसे कर सकते हो? वेल, तभी यहाँ पर कॉलिन कंपनी के प्रेसिडेंट आ जाते हैं, और वो यहाँ पर आकर ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग सवाल करते हैं कि क्या मिस्टर कॉलिन ने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा है? तो वो कहते हैं कि हाँ मिस्टर कॉलिन ने ही कहा है, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा। यहाँ पर ये क्लारा को थैंक करने लगते हैं, और तभी ये मिस्टर कॉलिन को देखकर उनका नाम लेकर उन्हें पुकारने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो नाटक करते हुए कहते हैं शांत रहने के लिए, और फिर वो कहते हैं कि चल क्या रहा है? तो फिर वो कहता है, घबराओ मत, तुमने प्रोजेक्ट पर जो इतना हार्ड वर्क करा है, मैं मिस्टर कॉलिन को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। तो वो उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है कि हाँ भैया थैंक यू, मिस्टर कॉलिन तक जरूर पहुंचाऊंगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वेल आप लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय करिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब ग्रैंडमा मिस्टर मैट से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है? तुम तो अभी बड़ा कह रहे थे कि तुम मिस्टर कॉलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, 2-3 साल में बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हो। ये कहता है, ग्रैंडमा ये आपका बर्थडे है, आप बर्थडे एंजॉय करिए, ये सब काम है चलता रहता है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं कॉन्ट्रैक्ट ले ही लूंगा। इसके बाद ये कहता है, देखिए मैं आपके लिए बहुत ही एंटीक प्राइस वाला गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ये फिर से कहता है कि वेल क्लारा, तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ लाया है या नहीं? उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। फिर वो कहता है कि ग्रैंडमा, क्लारा ने बताया था कि आपको एंटीक चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए ये कुछ एंटीक चीजें लाया हूँ। और ये सब देखने के बाद ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये सब तो बहुत ही प्रीमियम और एक्सपेंसिव गिफ्ट है, और वो हंसते हुए ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है।
क्लारा कहती है कि ये सब एक्सपेंसिव होगा। वो कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो एक्सपेंसिव चीजें समझ ही नहीं आती है। आई एम वेरी थैंकफुल कि तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ पहले से कई ज्यादा इम्प्रूव हो गई। कहती है कि अच्छा, जब इतना ही थैंकफुल हो तो हमारी शादी लीगल है ये जानते ही होगे, तो हमें साथ में रहना चाहिए। ये कहता है साथ में, तो ये कहती है नहीं रह सकते क्या? तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो खुद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। ऐसा सुनकर ये मन ही मन में ब्लश करने लग जाती है। ये कहती है कि जब अब हम दोनों को साथ में रहना है तो हमें तो घर खरीदना होगा। ना मैं तुम्हारे कजिन के साथ रह सकती हूँ और ना ही तुम मेरे सिंगल घर में रह सकते हो। तो इसके बाद ये लोग रियल एस्टेट कंपनी में आते हैं घर खरीदने के लिए। और अजीब बात तो ये होती है कि मिस्टर मैट भी यहाँ पर घर ले रहे होते हैं। यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर भी होती है। ये दोनों लोग इसे फिर से बुली करना शुरू हो जाते हैं कि तुम अपने गरीब हस्बैंड के साथ यहाँ पर घर लेने के लिए आई हो। जैसे वो रिच लोग पुअर लोगों को बुली करते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में स्टेप सिस्टर होती है। ये मिस्टर मैट से कहती है कि वेडिंग विला के लिए सिटी का सबसे एक्सपेंसिव विला हम खरीदेंगे। ऐसा सुनने के बाद ये क्लारा से कहता है कि मुझे छोड़ने के बाद तुम इस भिखारी से शादी कर ली, जो कि किसी भी चीज के लिए पेमेंट नहीं कर सकता, तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अभी भी टाइम है, तुम मुझसे माफी मांग सकती हो। ये बहन से कहती है कि अपने हस्बैंड को देख लो, सॉरी अपने होने वाले हस्बैंड को देख लो। तुम्हारे साथ शादी होने वाली है लेकिन फ्लर्ट मेरे साथ कर रहा है। ये कहती है कि ज्यादा सोचना बंद करो, ये जो भी कह रहा है सही तो कह रहा है, बेकार से शादी कर ली तो आज अच्छी खासी लाइफ होती तुम्हारी। फिर से एक घर पसंद आता है और जब ये पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालती है तो पता चलता है कि इसके डैड ने इसके कार्ड को फ्रोजन करा दिया है। ऐसा सुनने के बाद इसे बहुत ही हर्ट होता है। मिस्टर कॉलिन मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि कुछ तो करना होगा, नहीं तो बेचारी की यहाँ पर इंसल्ट हो जाएगी। इसके बाद ये एक एम्प्लॉय के कान में कहते हैं कि इस मैम के लिए फालतू की लॉटरी टिकट कुछ भी करके अरेंज करो। और ये कहते हैं कि मैम हमारी कंपनी की एनिवर्सरी चल रही है तो ये टाइम आपका अच्छा है, आपको लॉटरी लग सकती है। और यहाँ पर ये लोग इसके लिए लॉटरी टिकट लाते हैं। ये भी इसे ट्राई करने के लिए कहता है। जब ये अपना हाथ डालती है तो पता चलता है कि इसे 98% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा होता है, यानी कि इसे बहुत थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। अब ये इसे अपना पर्सनल कार्ड देती है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। इसके बाद ये पेपर वगैरह साइन करने के लिए चली जाती है। मिस्टर कॉलिंग अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि बहुत ही अच्छा काम करा है तुमने, मेरा दिल खुश कर दिया, इस बार तुम्हारी सैलरी डबल और एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। ये कहता है बाय द वे मिस्टर कॉलिन, आप जो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो चीज आ गई है, और वो ये है रेड डायमंड नेकलेस जिसकी अमाउंट है 1 बिलियन युआन। इस नेकलेस को आने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा है, ये अपनी वाइफ के लिए लिया हुआ होता है। ये देखने के बाद ये बहुत खुश होता है। इसके बाद ये लोग अपने नए घर में आते हैं और ये सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। ये कहती है जब से हमारी शादी हुई है हमने मैरिज एग्रीमेंट पर तो साइन ही नहीं करा है, और ये एग्रीमेंट निकाल कर साइन करने के लिए देती है। ये बिना पढ़े साइन वाइन कर देता है। ये कहती है कि तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया, फ्यूचर में तुम्हारा लॉस हो सकता है। ये कहता है दुनिया में तुम ही एक हो जिसके ऊपर मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। बाद ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और ये उसे वही नेकलेस निकाल कर देता है। ये कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये नेकलेस फेक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे लिए वैसे ही नेकलेस लाए हो। अब ये उसे वो नेकलेस पहनाता है। ये यहाँ पर ड्रिंक कर करके नशे में हो जाती है और सो जाती है। ये इसे गोद में उठाकर लाकर बेड पर सुला देता है। ये इसे कंबल उड़ाकर चला जाता है, लेकिन ये उठकर फिर सोचती है कि हम तो लीगल कपल हैं, तो फिर तुम मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? शायद तुम बहुत ही ज्यादा शर्मीले हो। जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सोकर उठती है तो इसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। ये उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये इसके बचपन का दोस्त होता है और ये बहुत टाइम बाद इससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले काम की बात करते हैं। ये कहता है कि बहुत साल पहले तुम्हारी मम्मा के द्वारा जो ज्वेलरी डिजाइन करी गई थी, जो अब तक की सबसे प्रीमियम ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी ऑक्शन में लगाई जाने वाली है। हिसाब से वो तुम्हारी मम्मा की है तो वो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। तो ये उसे थैंक यू कहती है कि मुझे सबसे पहले तुमने बताया। इसके बाद ये मन ही मन में कहती है कि मम्मा जो भी आपके रिलिक्स है मैं वो सब वापस ला कर रहूंगी। इसके बाद जब ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती है तो हमें इसकी बात करने के तरीके से पता चलता है कि इसका फ्रेंड शायद इसे लाइक करता है। ये कहती है कि हम अपना काम खत्म कर ले, फिर मैं तुम्हें किसी स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर इसका हस्बैंड आते ही कहता है डार्लिंग तुमने कहा था कि तुम लेट आने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेते आया। ये आते ही सवाल करता है कि ये कौन है। अब ये इसे बताती है कि मिलो इससे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम बचपन में साथ ही में खेला किया करते थे।
और अब ये इससे कहती है कि ये है मेरा हस्बैंड। ये सुनने के बाद ये हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने अपनी शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। तो ये कहती है कि बल्कि सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये हमें ऑक्शन में चलना चाहिए। अंदर आती है तो इसकी स्टेप सिस्टर और मिस्टर मैट मिलते हैं। ये लोग इसे फिर से बुली करने लग जाते हैं। ये लोग जब इसे बुली कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड अच्छा खासा जवाब देता है कि तुम जैसी घटिया औरत क्लारा के क्या ही मुँह लगेगी जो दूसरे के हस्बैंड को सिड्यूस करना चाहती हो। ऐसा सुनकर तो दोनों लोग अच्छा खासा ऑफेंड हो जाते हैं। ये कहती है तुम्हें कैसे मालूम? तो ये कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे बारे में हर एक बात मुझे मालूम है। फिर इसके हस्बैंड को इसके ऊपर शक हो जाता है। सेक्रेटरी को कॉल करके इसके बारे में पता करने के लिए कह देता है। फिर इसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ काम आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऑक्शन में तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। और ये इसके हस्बैंड को कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा वो मेरी वाइफ है। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग ऑक्शन में बैठते हैं। ऑक्शन में ये लोग आते हैं तो यहाँ पर मैनेजर ब्रास इन सभी को वो ज्वेलरी दिखाते हुए बताते हैं कि ये सनी डे ने डिजाइन करा था। बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई, लेकिन ये अब तक की सबसे शानदार ज्वेलरी डिजाइनर रह चुकी है। ये यहाँ पर कहती है कि ये मेरी मम्मा द्वारा छोड़ा गया कुछ ही डिजाइन बाकी है और किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए। अब ये कहता है कि 1 मिलियन से नीचे इसका बजट नहीं जाने वाला और सभी लोग ऑक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई 10 मिलियन बोली लगाता है तो कोई 11 तो कोई 12। इसकी स्टेप सिस्टर 50 मिलियन तक पहुंच जाती है। इसके बाद ये मनी मन में सोचती है कि मेरे डैड ने तो मेरे कार्ड को फ्रोज कर दिया है, तो फिर मैं इसके आगे कैसे जा सकती हूँ। इस सिस्टर इसे फिर से बोली करती है कि तुम्हारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है और तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का नालायक है, भला तुम्हें थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ 50 मिलियन पर डन होने वाला होता है कि तभी इसका हस्बैंड 70 मिलियन कहता है। ऐसा सुनकर ये कहती है कि सठिया गए हो या फिर पी कर आए हो, 70 मिलियन तुम कहाँ से दोगे? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। तो वो 80 मिलियन कहता है तो ये 100 मिलियन कहता है। मिस्टर मैट 120 मिलियन कहते हैं तो ये 300 कहता है। सभी लोग ऐसा सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसका हस्बैंड कोई आम आदमी नहीं लगता है, भला यह आदमी आखिर है कौन? फिर कॉलिन इस ऑक्शन को जीत जाते हैं और जब इन्हें ये ज्वेलरी ला कर दी जाती है तो मिस्टर मैट से सब्र नहीं होता है और ये मैनेजर से आकर कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि इस बंदे के पास फुटी कौड़ी नहीं है और ये इस ऑक्शन में क्यों बैठा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये 300 मिलियन ये वॉन तक पहुंच गया। तो पहले आपको चेक करना चाहिए कि इसके पास पैसे हैं या नहीं, उसके बाद ही ज्वेलरी इसके हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गरीब इंसान है। जब ये यहाँ पर अपना कार्ड निकाल कर देता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्ड कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं होता है, ये लिमिटेड एडिशन वाला कार्ड होता है और ये बताता है कि ये कार्ड इस दुनिया में सिर्फ 4 ही लोग के पास है। इसका मतलब कि ये बहुत ही रिच हैं। मुझे तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि आपको इस कार्ड को मशीन में लगाकर चेक करना चाहिए। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है हाँ आजकल ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इंटरनेट से कोई भी फेक कार्ड बना सकता है और जब मशीन में इसके कार्ड को लगाया जाता है तो इसका कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होता है। पर ये लोग इसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं कि तुम आखिर हम लोगों को पागल बना रहे थे, तुम इस तरह से स्कैम कैसे कर सकते हो। यहाँ पर ये लोग इसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते हैं। जब ये बदतमीजी कर रहा होता है तभी यहाँ का ओनर निकल कर आता है और इस मैनेजर को एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि तुम इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर ये मिस्टर मैट और इसके स्टेप सिस्टर को बाहर निकलवाता है और मैनेजर को कहता है कि कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें जानते तक नहीं हो और तुम इनके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा सॉरी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ करिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए, मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए। इसके बाद यहाँ का ओनर खुद आकर कहता है कि ये ज्वेलरी तो आपकी ही है, पैसे तो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा सुनकर ये हैरान हो जाती है लेकिन खुश भी होती है कि इसकी माँ की अमानत फाइनली इसके पास आ गई। बात ये कहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इनका और मेरा और स्पेशली मिस्टर कॉलिन का स्पेशल कनेक्शन है, जिसकी वजह से इन्होंने आज मुझे इतना सपोर्ट करा। ये ओनर भी यहाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। एक सीन में इसके डैड का कॉल आता है और इसके डैड इसे घर पर बुलाते हैं। जब ये घर पर आती है तो इसकी स्टेप मदर कहती है कि जब से शादी हुई है हमसे मिलना तक छोड़ दी हो। ये कहती है कि जब से डैड ने मेरे कार्ड को फ्रीज करा है तब से मैं समझ गई हूँ कि इन्हें मेरी कितनी चिंता है, तो मैं यहाँ पर क्या ही करने आऊंगी। कहते हैं कि वेल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी बहन के साथ कॉम्पिटिशन करो। ऐसा सुनने के बाद ये गुस्से में आ जाती है, लेकिन इसकी दादी इसे कूल डाउन करती है और कहती है कि बात फ्यूचर की है और तुम्हारी कंपनी
यानी कि हमारी कंपनी की है। तो अगर तुम्हें अपनी बहन के साथ कंपटीशन नहीं करना है तो एटलीस्ट इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करो, ताकि तुम दोनों में से पता चल सके कि काबिलियत किसके अंदर है। ये पूछती है कि कॉम्पिटेट के लिए क्या करना होगा। तो इसके डैड बताते हैं कि मिस्टर कॉलिन के साथ एक मौका फिर से मिला है कॉपरेशन करने का। इतने टाइम तक मैं अपनी कंपनी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, प्रपोजल को लेकर बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरीके से अपने वे में प्रपोजल लेकर आओ, और मैं देखूंगा कि मिस्टर कॉलिन ग्रुप वालों को तुम दोनों में से किसका प्रपोजल पसंद आता है। यहाँ पर इसकी स्टेप डॉटर कहती है कि डैड अब टेंशन मत लीजिए, मेरा ही प्रपोजल उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए। एक तरफ हम देखते हैं कि क्लारा रात दिन एक कर देती है प्रपोजल को तैयार करने में। उसका हस्बैंड भी यहाँ पर उसे बहुत अच्छे टिप्स देता है। ये उसे यहाँ पर समझा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर इनके बीच में मोमेंट क्रिएट हो जाता है। काम करते करते ये सो जाती है, फिर इसका हस्बैंड इसे उठाकर बेड तक लाता है। अब रात में हम देखते हैं कि इससे अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ सपने आते हैं। हमें पता चलता है कि बहुत ही यंग एज में इसकी मम्मा की डेथ हो चुकी होती है, और बहुत जल्द ही इसके डैड इसके लिए स्टेप मदर ले आते हैं। इसकी स्टेप मदर इसे बहुत ही टॉर्चर किया करती थी, इसे न खेलने दिया करती थी, न पढ़ने दिया करती थी, और बेचारी को अंधेरे में रूम में बंद कर दिया करती थी। इसी वजह से इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है। ये चिल्लाती है कि तभी इसका हस्बैंड इसके पास आता है, इसे कंसोल करता है और सुलाने की कोशिश करता है। मॉर्निंग में ये उठकर इसका फेस ही देखती है। ये सोचती है कि ये रात भर मेरे साथ सोया, लेकिन इसने कुछ भी गलत नहीं करा। क्या ये सच में इतना अच्छा जेंटलमैन है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे पसंद ही नहीं हूँ, या फिर मेरे में कोई कमी हो। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो इसकी बहन के लैपटॉप से जो भी डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल होते हैं वो सारी चुरा लेती है। अब यहाँ पर ये दोनों अपना अपना प्रपोजल लेकर आती है। जब ये अपना प्रपोजल ओपन करती है इन्हें दिखाने के लिए, तो पता चलता है कि इसका लैपटॉप तो खाली होता है। देखने के बाद इसे अपनी बहन पर शक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके डैड इसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं कि इतना बड़ा प्रपोजल तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो, और यहाँ पर ये इसे मना करके अपने स्टेप डॉटर का प्रपोजल देखने लग जाते हैं, जो कि इन दोनों को बहुत ही पसंद आता है, और ये इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक दिन का वेट करने के लिए कहते हैं। बेचारी बहुत ही ज्यादा निराश होती है, क्योंकि ये समझ जाती है कि इसके प्रपोजल को इसी ने चुराया है। ये इसे कहती भी है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। ये इसे कहती है कि अपनी लापरवाही का नतीजा मेरे ऊपर मत डालो। ये घर पर आते हैं, इसके हस्बैंड ने इसके लिए डिनर बनाया हुआ होता है, लेकिन ये बेचारी बहुत ही सैड होती है और ये तुरंत बियर पीना शुरू कर देती है। ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और खूब रोती है। ये नशे में सारी बात बता देती है कि मैंने रात भर मेहनत करा, लेकिन मेरी स्टेप सिस्टर इतनी ज्यादा कामचोर है कि वो अपने से एक काम नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद ये सारी बात समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। ये बहुत ड्रिंक करके सो जाती है। इसके सोने के बाद ये मिस्टर रॉबर्ट को कॉल करता है, जो कि उसकी स्टेप डॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। ये उन्हें कहता है कि फ्यूचर में तुम कभी भी हेस फैमिली वालों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो वो सिर्फ क्लारा के साथ करोगे और किसी के साथ नहीं करोगे। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग में मिस्टर रॉबर्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तभी यहाँ पर सीनियर एम्प्लॉय आकर कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन होगा जब यहाँ पर क्लारा होंगी। हेस फैमिली में हम सिर्फ क्लारा के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ऐसा सुनने के बाद ये सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे इसके डैड का कॉल इसके पास आता है। इसके डैड कहते हैं कि क्लारा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। अब ये यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और इसकी स्टेप सिस्टर भी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। माफी मांगने के लिए वो इसे टी भी सर्व करती है। इन दोनों का सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाती है और इसके डैड अपनी स्टेप डॉटर को अच्छा खासा सुनाते हैं कि तुम्हें अपने प्रपोजल पर खुद से काम करना चाहिए था। आखिर तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये यहाँ से गुजर ही रही होती है कि तभी इसकी मुलाकात इसी के हस्बैंड से हो जाती है। ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बताता है कि मुझे नए ऑफिस में शिफ्ट किया गया है और मेरी सैलरी पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसा सुनकर ये इसके लिए बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद ये कहती है कि ठीक है, मुझे मिस्टर रॉबर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना है। इसके बाद ये इसे ये भी बताती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैड ने मेरे कार्ड को ऑन कर दिया है और हेस फैमिली की इनहेरिटेंस राइट भी मेरी हो चुकी है। कुछ दिन में हॉलीडेज भी आने ही वाले हैं, तो हम दोनों साथ में आइलैंड ट्रैवल करने के लिए चलेंगे। ऐसा सुनने के बाद ये खुश हो जाता है, क्योंकि इसे लगने लगता है कि शायद हम हनीमून पर जाने वाले हैं।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये हॉलीडे पर आए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर उसका वो बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और मिस्टर कॉलिन इसे देखकर हड़क जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी और मेरी वाइफ का हॉलीडे है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये अपने हस्बैंड को शांत कराते हुए कहती है कि इसे मैं नहीं बुलाया है, बहुत टाइम से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा बिजी थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हॉलीडे पर हम साथ में बातचीत वगैरह कर सकेंगे और कुछ डिस्कशन है वो भी कर लेंगे। लेकिन इस बंदे को सब्र नहीं होता है और ये अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि अबाउट की कंपनी में कॉल करके कहो कि इस बंदे को यहाँ से कुछ भी करके बुला ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरा और मेरी वाइफ का हॉलीडे खराब करे, यहाँ पर फालतू का हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इसकी कंपनी से कॉल आता है और इसे बुलाया जाता है ये कहकर कि कंपनी में कुछ अर्जेंट आ गया है। इसके बाद ये अपनी फ्रेंड को सॉरी कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी कंपनी में कोई न कोई जरूरी काम चला आ रहा है। तो ये कहती है डोंट वरी, तुम अपना काम करो, हम फिर कभी मिल लेंगे। इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। अब ये अपने हस्बैंड से बात करने लगती है और बताती है कि मैंने इस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही यूनिक एंड टेस्टी केक देखा है, तो ये लाने के लिए कहता है। लेकिन ये कहती है कि नहीं रुको, मैं वो तुम्हारे लिए लाती हूँ। और ऐसा कहकर जब ये जाती है तभी नेक्स्ट सीन में हम उसकी स्टेप सिस्टर और मिस्टर मैट को देखते हैं और ये दोनों लोग काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि हेज फैमिली वालों ने सारी इनहेरिटेंस क्लारा के नाम पर कर दिया है। यहाँ पर हम इन लोगों के फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर ली। ये लोग के दिमाग में कुछ फितूरी चल रही होती है और ये लोग मिस्टर ली से कहते हैं कि कुछ टाइम पहले क्लारा एक माइग्रेंट वर्कर के साथ सो गई थी, जिसके बाद उसे उससे से शादी करनी पड़ी और इसी वजह से बेचारी का नाम भी बर्बाद हुआ। ये लोग मिस्टर ली से कहते हैं कि अगर वो आपको पसंद ये लोग मिस्टर ली से कहते हैं कि अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आपको कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि आप इतने महान मिस्टर ली उसे पसंद करते हैं तो वो बहुत खुश होगी, क्योंकि उसके लाइफ में इतना यूजलेस बंदा जो है। लेकिन मिस्टर ली के दिमाग में तो बहुत ही गंदी प्लानिंग चल रही होती है और वो उसे यूज करने का सोच रहे होते हैं। ये यहाँ पर केक लेने आई होती है तभी मिस्टर ली इसके पास आते हैं और कहते हैं तुम हे फैमिली से बिलोंग करती हो ना। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ द सन ऑफ ली फैमिली। ये कहती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो ये बताता है कि मैंने सुना है कि हेज फैमिली और कॉलिन फैमिली के बीच में बहुत अच्छा खासा कोऑपरेशन है, तो मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की वजह से मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मन ही मन में सोचती है कि दिन का समय है, मुझे देख लेना चाहिए और रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग हैं तो ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। एक तरफ मिस्टर कॉलिन इसका वेट कर रहे होते हैं कि इतना देर हो गया अभी तक ये केक लेकर क्यों नहीं आई, और एक तरफ हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि इसे रेस्टोरेंट में लेकर आए ही होते हैं कि तभी इसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर इसे रूम में लाकर बांध देते हैं। हम लोग यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर मिस्टर मैट और मिस्टर ली को देखते हैं। इसकी स्टेप सिस्टर यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा सेट की हुई होती है और मिस्टर ली कह रहे होते हैं कि इतना भी सीधी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस वुमेन हो। और ऐसा कहकर ये इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर कॉलिन आ जाते हैं और वो इसे मारते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, और ये इसे पैसे ऑफर करते हैं कि तुम एक दिन के लिए अपनी वाइफ को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। लेकिन ऐसा सुनने के बाद ये दोबारा लात खाता है। इसके बाद ये कहता है कि शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, और फिर ये अपने डैड को यहाँ पर बुलाता है। इसके डैड जब मिस्टर कॉलिन को यहाँ देखते हैं तो वो तो हैरान ही हो जाते हैं और वो सॉरी कहने लग जाते हैं, कहते हैं कि माफ कर दीजिए मेरा बेटा नादान है। ऐसा सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अंकल इसे मिस्टर कॉलिन क्यों कह रहे हैं। मिस्टर कॉलिन कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की सोचा भी कैसे, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। वो अपने बेटे को कहता है कि जल्दी से माफी मांगो नहीं तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये घुटने तेरे बैठकर माफी मांगने लग जाता है कि मिस्टर कॉलिन मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये आपकी वाइफ है। तभी यहाँ पर इसके डैड आते हैं और कहते हैं कि आप इन लोगों से माफी क्यों मांग रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि मेरे बेटे ने मिस्टर कॉलिन की वाइफ के साथ गलत काम करने की कोशिश करी है, वो तो भला हो मिस्टर कॉलिन का जिन्होंने इसे माफ कर दिया। ये पूछते हैं कि मिस्टर कॉलिन, आखिर कौन मिस्टर कॉलिन, और जब इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी का हस्बैंड ही मिस्टर कॉलिन है तो ये हैरान हो जाते हैं। तो फिर ये अपनी बेटी से कहते हैं कि जल्दी से मिस्टर कॉलिन से माफी मांगो, लेकिन ये बैठकर कहने लगती है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, तो प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। यहाँ पर मिस्टर कॉलिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसकी बहन भी गुस्सा हो जाती है। फिर ये फाइनली माफी मांगती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये इससे कहती है कि मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद ये इसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है
और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं कि वेल डैड ने हेस कंपनी मुझे हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन मुझे उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहूंगी। और ये कहती है कि और इसके बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं कोई लड़की तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ी हो तुम्हारी कंपनी में। सीन में हम मिस्टर कॉलिन के कंपनी के बाहर का सीन देखते हैं और यहाँ पर वहीं के एम्प्लॉयज खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर मिसेस कॉलिन इंटर्नशिप के लिए आने वाली है। लेकिन जब यहाँ पर क्लारा आती है तो ये लोग इसके ड्रेसिंग सेंस और इसके आने के तरीके से सोचने लग जाते हैं कि ये मिसेस कॉलिन तो हो ही नहीं सकती। और तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि रिच होने का दिखावा करती है और ये सभी लोग उसे मिसेस कॉलिन समझ बैठते हैं। सभी लोग मिलकर उसे अच्छा खासा ट्रीट करते हैं और बेचारी को इग्नोर करके सभी लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मिसेस कॉलिन का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर ने आपके लिए रोल्स रॉयस की न्यू सीरीज ऑर्डर करी है जो कि मैंने पार्किंग लॉ में खड़ा कर दिया है। जाते वक्त आप उसी गाड़ी से घर जाइएगा। तो ऐसा सुनकर ये बहुत खुश होती है। आज जब ये अपने ऑफिस में आती है तो कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और सभी लोग इस फेक लड़की को मिसेस कॉलिन कहकर अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इसकी चापलूसी कर रहे होते हैं, इसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं ताकि इन सभी में से किसी का प्रमोशन हो जाए। और तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन कर देती है, क्या तुम सच में मिसेस कॉलिन हो? और इस क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर खड़े सभी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो, इनके सिवा और कौन ही मिसेस कॉलिन हो सकता है, ये कितनी रिच है, कितनी ब्यूटीफुल है। ऐसा सुनकर ये मनी मन में हंस रही होती है और तभी ये लोग इसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं, ये कॉलिन फैमिली का होता है। सभी लोग ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके हाथ में कॉलिन फैमिली का ब्रेसलेट क्या कर रहा है। ये सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं यही रियल मिसेस कॉलिन तो नहीं है, लेकिन ये इतनी गरीब है, ये स्कूटर से ऑफिस आई है, आखिर ये कैसे हो सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो रिच लड़की होती है ये कहती है कि ऑब्वियसली इसने फेक ब्रेसलेट पहना हुआ है। लेकिन फिर ये अपना ब्रेसलेट निकाल कर दिखाती है जिसके अंदर कॉलिन फैमिली के बारे में लिखा हुआ होता है और ऐसा देख कर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब ये इस रिच लड़की को कहती है कि जब तुम मिसेस कॉलिन हो तो तुम्हारे पास भी ये ब्रेसलेट होना चाहिए। तो फिर ये कहती है हाँ ऑब्वियसली मेरे पास भी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कीमती है तो मैं उसे हमेशा नहीं पहनती। और फिर ये अपने पर्स में से फेक ब्रेसलेट निकाल कर दिखाती है जो कि इससे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और ये सभी लोग इस ब्रेसलेट को रियल समझ बैठते हैं। ये सभी लोग मिलकर बुली करते हैं और अब ये सभी लोग मिलकर ऐसे बोली करते हैं कि आखिर तुम मिसेस कॉलिन होने का दिखावा क्यों कर रही हो, ऐसा नाटक करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, उल्टा तुम्हारी इंसल्ट होगी। ये कहती है वेल छोड़ो ये सब, टाइम वेस्ट करना बंद करो, आज मेरा फर्स्ट डे है कंपनी में तो हम सभी लोग पर्सनल पार्ट में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ वीआईपीज़ को ही अलाउ किया जाता है। यहाँ पर इसके साथ में जो चमचे होते हैं ये लोग भी लालच में आ जाते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वीआईपीज़ जाते हैं तो हमें भी जाने का मौका मिलेगा। ये कहती है कि कैरा मैं बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ, तो तुम भी हमारे साथ यूनिवर्सल पार्क चलो। इसके बाद ये लोग पार्किंग लॉ में आते हैं तो यहाँ पर इसकी रोल्स रॉयस खड़ी होती है जो कि बहुत ही महंगी और न्यू जनरे की होती है। लेकिन ये सभी एम्प्लॉय सोचने लग जाते हैं कि ये रोल्स रॉयस तो इस फेक लड़की की है और ये सभी लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं इसे राइड देने के लिए कि आपके पास इतनी महंगी वाली रोल्स रॉयस है, आप जरूर बहुत ज्यादा पैसे वाली है। और तभी क्लारा कहती है कि ये मेरी गाड़ी है और अपने पर्स में से कीज भी निकालती है। ये सभी लोग इससे फिर से बहस करने लग जाते हैं कि आखिर ये तुम्हारी गाड़ी कैसे हो सकती है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं कहते हैं कि ये गाड़ी तो सिर्फ यही डिजर्व करती है क्योंकि ये 100 मिलियन युवान की है। आखिर इस कार की चाबी तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? ये कहती है ये कार की चाबी मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं ही मिसेस कॉलिन हूँ। बात ये फेक लड़के फिर से नाटक करती है कि ओह अच्छा अब मुझे सारा गेम समझ में आ रहा है, मैंने इस कार को वॉश होने के लिए भेजा था और शायद तुम वहीं से इस कार की चाबी ले ली। आई थिंक तुम्हारे पापा गैरेज में काम करते होंगे, उन्होंने ही इस चाबी को तुम्हें दिया होगा और तुमने इस गाड़ी को चुराने की कोशिश करी। ये इसकी यहाँ पर अच्छी खासी इंसल्ट करती है कि तुम तो एक कार वॉशर की बेटी हो और चली हो मिसेस कॉलिन बनने का दिखावा करने के लिए। ऐसा करना बंद कर दो नहीं तो बहुत बुरा पछताओगी। सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग यूनिवर्सल पार्क में आते हैं कि मैनेजर इन्हें यहाँ पर प्रीमियम आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहते हैं जो कि सिर्फ मिस्टर कॉलिन के फैमिली के पास ही होता है। इस दिखावा कर रही लड़की के पास आता है और आइडेंटिटी मांगता है, लेकिन जब ये इसे कार्ड देती है तो ये इसे कहता है सॉरी मिस, ये वो कार्ड नहीं है जिस कार्ड को मैं मांग रहा हूँ, ये तो उसकी डुप्लीकेट फेक कॉपी है। इसके बाद ये क्लारा से जब कार्ड मांगता है तो फिर कहता है कि रियल आईडी तो ये है।
ऐसा सुनकर ये एम्प्लॉय सोचते हैं कि इसका मतलब ये लड़की हम लोगों से इतना देर तक झूठ बोल रही थी, हम लोगों को बेवकूफ बना रही थी कि ये मिसेस कॉलिन है। और ये दोनों लोग आकर क्लारा से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें भी यूनिवर्सल पार्क घुमाने के लिए ले चलो। ये अंदर जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक स्टाफ आती है जो कि इसी कंपनी में काम करती है और दरअसल ये स्टाफ इस फेक लड़के की फ्रेंड होती है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेलती है और स्टाफ को कहती है कि तुम्हें रियल आईडी पहचानने नहीं आती, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूं और तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए। तो फिर ये इसे सॉरी कहता है और इसके बाद ये कहती है कि क्लारा की आईडी फेक है, इसे अंदर जाने के लिए मना करती है। और जब ये अपनी फ्रेंड को अंदर जाने के लिए कहती है तभी क्लारा कहती है माफ करना लेकिन तुम यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ये पार्क सिर्फ मिस्टर कॉलिन की फैमिली के लिए है और जिसके पास रियल आईडी है सिर्फ उनके लिए है। ऐसा सुनकर ये जो फेक लड़की होती है इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। लेकिन फिर क्लारा भी इसे थप्पड़ लगाती है। ऐसा देखने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहती है कि इस लड़की को यहाँ से धक्के मार कर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड जब यहाँ पर आते हैं तभी यहाँ पर मिस्टर कॉलिन का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग इसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम लोग नहीं जानते कि ये कौन है। ये लड़की सोचती है कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी क्लारा कहती है कि तुम तो मिसेस कॉलिन हो, तुम तो जानती ही होगी कि ये मिस्टर कॉलिन का पर्सनल सेक्रेटरी है जो कि उनके साथ बहुत साल से काम कर रहा है। ये कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि ये उनका सेक्रेटरी है। कॉलिन का जो सेक्रेटरी होता है वो इस लेडी स्टाफ को फायर कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर रियल आईडी को फेक कहती है और क्लारा के साथ बदतमीजी से पेश आती है। इसके बाद ये सेक्रेटरी यहाँ पर सभी को बताता है कि ये हेज फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। ऐसा सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और ये सभी कहते हैं कि हमें तो लग रहा था कि ये किसी स्लम एरिया से बिलोंग करती है। ये कहती है कि मैं उतनी भी गरीब नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। इसके बाद ये सेक्रेटरी कहता है कि वेल आप सभी यहाँ पर गेस्ट हैं तो चलिए हम आप सबका वेलकम करते हैं। सेक्रेटरी यहाँ पर सभी को नहीं बताता है कि ये रियल मिसेस कॉलिन है क्योंकि क्लारा ने ही मना किया होता है कि जब तक मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ किसी को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरी इसे कहता है कि मिस्टर कॉलिन ने आपको रूम में बुलाया है और फिर ये रूम में इसे छोड़कर चला जाता है। तभी यहाँ पर मिस्टर कॉलिन आते हैं और इसके साथ रोमांटिक होने लग जाते हैं। ये पूछती है कि अचानक से क्या हो गया तो फिर ये कहता है कि आज दिन भर मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। वेल इसके बाद ये इसे सरप्राइज देता है और इसे शहर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ला कर देता है। ये कहता है कि ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन है और बहुत ही बड़ी डिजाइनर के द्वारा डिजाइन की हुई ड्रेस है और आज की पार्टी में तुम यही पहनना। अब जब ये ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है तो ये इसे फिर से बोली करने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रिच फैमिली से हो लेकिन फिर भी तुम्हारी ड्रेस कितनी महंगी होगी। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ये इस शहर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है और लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस है तो इस ड्रेस की कोई कॉपी भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये कहती है कि ये ड्रेस मुझे मिस्टर कॉलिन ने दिया है। तो फिर ये कहती है कि दिन में खुले आग से सपने क्यों देख रही हो, मिस्टर कॉलिन आखिर तुम्हें ये क्यों देंगे। ये लोग बेचारे अपने रिलेशनशिप छुपाने के चक्कर में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए ये दोनों खोपचे में आकर एक दूसरे के साथ दिलो डिलो करते हैं। ये पार्टी में इसका एक फ्रेंड मिल जाता है और ये इससे बातचीत करने लग जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर कॉलिन आकर देखते हैं कि ये तो किसी और से बात कर रही है और जलन के मारे सबक देते हैं कि ये मेरी वाइफ है और मैं मिस्टर कॉलिन हूँ, तुम मुझे जानते ही होगे। ऐसा देखकर ये बेचारी हंसने लग जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मिलो मेरे हस्बैंड से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अपने हस्बैंड को बिना बताए कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराने के लिए आई हुई होती है लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर होता है इसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ऐन वक्त पर मिस्टर कॉलिन यहाँ आ जाते हैं लेकिन फिर वो देखते हैं कि इसकी वाइफ तो उल्टा उसी को पीट रही होती है और मिस्टर कॉलिन भी उसे पीटते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो ये कौन है। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये हेज फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। फिर ये कहता है कि ये मेरी वाइफ भी है। ऐसा सुनने के बाद ये हैरान हो जाता है और फिर ये माफी मांगने लग जाता है। ये अपनी वाइफ को यहाँ से घर लेकर आता है और इससे नाराज हो जाता है। कहता है कि तुम कहीं पर भी जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताती हो, तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चली गई और मुझे मालूम तक नहीं था कि तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। तुम्हें ना तो मेरी टेंशन है और ना ही खुद की टेंशन है। ये कहती है कि मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ और ऐसा कहकर ये इससे नाराज हो जाती है। वेल ये इससे नाराज तो हो जाती है लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा इन दोनों को घर पर डिनर के लिए बुला लेते हैं। इस वजह से दोनों को साथ में जाना पड़ता है और ये अभी भी इससे नाराज होती है कि ये बार बार मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करता है, भला मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। यहाँ पर जब ये डिनर कर रही होती है तभी ग्रैंडपा इसके हाथ को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो प्रीशियस ब्रेसलेट दिया था वो कहाँ है। तो फिर ये बताती है कि ग्रैंडपा सॉरी, किसी वजह से वो ब्रेसलेट टूट गया, इस वजह से मैं उसे नहीं पहन पा रही हूँ। तो फिर ये इसे एक आईडी कार्ड देते हैं और इस आईडी की हेल्प से ये किसी भी शोरूम में जाकर कुछ भी खरीद सकती है।
इस आईडी में इतनी पावर है कि ये पूरा का पूरा शोरूम भी खरीद सकती है। और ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि तुम जाकर अपने लिए वो ब्रेसलेट दोबारा से खरीदो, तुम्हारे हाथ सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे हैं। मतलब ये लोग अपने बेडरूम में आते हैं तो फिर ये कहती है कि ग्रैंडपा ने चारों तरफ से सारी चीजें लॉक कर दी है और हमें अकेले इसी रूम में सोना होगा। ये कहता है टेंशन मत लो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। इसके बाद जब ये वॉशरूम में जाती है तो वहीं फिसल कर गिर जाती है। जब ये इसे उठा कर लाता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये इसे सॉरी कहता है लेकिन फिर ये भी इसके साथ रोमांटिक होने लग जाती है। फिर ये कहता है पहले पैर में दवा लगा लो नहीं तो सूजन हो जाएगी, तो ये भी मान जाती है। इसके बाद ये ब्रेसलेट लेने के लिए शोरूम में आती है और इत्तेफाक से यहाँ पर फिर से वही फेक मिसेस कॉलिन मिल जाती है। ये कहती है कि वेल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर ये बताती है ऑफ कोर्स मैं अपने लिए ब्रेसलेट लेने के लिए आई हूँ। ये कहती है तुम इतनी अमीर कब से हो गई कि यहाँ पर ब्रेसलेट लेने के लिए आई हो। ये कहती है वेल मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, और ये अपना आईडी कार्ड निकाल कर जब शॉपकीपर को देती है तो वो ये देख कर हैरान हो जाती है और कहती है कि इस आईडी कार्ड की हेल्प से तो आप पूरा का पूरा शोरूम खरीद सकती है। ये कहते हैं कि वेल मुझे सिर्फ एक ब्रेसलेट ही चाहिए। ये कहती है हाँ रुकिए, मुझे अपने मैनेजर को बुला कर लाने दीजिए। ऐसा देख करके तो ये हैरान हो जाती है और सबसे कहने लग जाती है पक्का ये फिर से फेक आईडी लेकर आई है। यहाँ पर जब मैनेजर आती है तो ये भी थोड़ी खड़ूस टाइप की होती है और कहती है कि अगर ये आपकी आईडी है तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके बाद ये आईडी अनलॉक हो जाएगी। और फिर ये याद करती है कि मैंने तो अपना फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ही नहीं करवाया। और जब फिंगरप्रिंट लगाती है तो मशीन कोई जवाब ही नहीं देता है और ये सभी लोग इसे बुली करने लग जाते हैं। मैनेजर जो होती है वो कहती है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंको, ये फेक आईडी लेकर आई थी और ज्वेलरी लेने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर मिस्टर कॉलिन आ जाते हैं और सभी लोग जब इन्हें देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मैनेजर कहती है कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी। ये यहाँ पर आकर इसे कहता है क्या हुआ, तुम अभी तक ब्रेसलेट नहीं ली। तो फिर ये कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ से पूछना चाहिए। तो ये सोचता है मेरी वाइफ तो तुम ही हो, तो फिर मैं किससे पूछूं। और फिर ये समझ जाता है कि ये लड़की फेक प्रिटेंड कर रही है मेरी वाइफ होने का। और फिर उसके बाद ये ब्रेसलेट मांगता है और इसे अपने हाथों से पहनाता है। ऐसा देखकर ये सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और फिर ये सभी के सामने बताता है कि ये मेरी वाइफ है, यानी कि मिसेस कॉलिन। ये सभी लोग मिलकर इससे माफी मांगने लग जाते हैं और ये मन ही मन में सोच रही होती है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई। ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि माफ कर देना, हम लोग उसके पैसों की वजह से लालच में आ गए थे। ये कहती है कि फ्यूचर में कभी भी किसी पर इस तरह से अंधा ट्रस्ट मत कर लेना और किसी को इस तरह से बुली मत करना। इनमें हम देखते हैं जो कि अपना झूला झंडी बांध कर यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि मिस्टर कॉलिन ने इसे कंपनी से फायर कर दिया होता है। लेकिन तभी ये अचानक से मिसेस कॉलिन को उनके फ्रेंड के साथ बात करते हुए देखती है और यहाँ पर तस्वीर क्लिक कर लेती है और फिर मन ही मन में सोचती है कि जाते जाते मैं इसका रेपुटेशन जरूर खराब करके जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में ये अपने हस्बैंड से बातचीत कर ही रही होती है कि तभी ये यहाँ पर क्लारा को गाली देते हुए आती है कि तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई औरत हो, तुम अपने हस्बैंड को इस तरह से चीट कैसे कर सकती हो। ये सभी लोग इसे कहते हैं कि तुम्हें फायर कर दिया गया था, फिर भी तुम अभी तक कंपनी में हो। और मिस्टर कॉलिन भी इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी की बात नहीं सुनती है और वीडियो ओपन करके दिखाती है। ये वीडियो देखने के बाद मिस्टर कॉलिन कहते हैं कि ये हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों सलट लेंगे। बस इसे इतना कहती है कि हम दोनों काम के बारे में बात कर रहे थे और हम दोनों भाई बहन जैसे हैं, फ्रेंड जैसे हैं। इतना सुनने के बाद ये इसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तुम एक कार वॉशर की बेटी हो और इतना बड़ा गेम खेलती हो, शर्म नहीं आती। तुम्हारे पापा के इतने छोटे मोटे काम करते हैं और तुम उनके पीठ पीछे ये सब चाल चलती हो। इसकी यहाँ पर अच्छी खासी इंसल्ट होती है और बेचारी का सारा प्लान फेल हो जाता है। वेल, इस नागिन का ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और ये दोनों अपनी मैरिज लाइफ अब हैप्पीली एंजॉय करेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।